तो कल रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए। सर्दी काफी ज्यादा थी, कड़ाके की ठंड थी, इसके बावजूद भी देश में रामलला के आगमन को लेकर गर्माहट महसूस हो रही थी। ठंड काफी बढ़ी हुई है, पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बनता जा रहा है। तो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता धनंजय। कल राममय माहौल था और इसी वजह से ठंड काफी थी, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह, लोगों में वो गर्माहट महसूस हो रही थी। आज हम सर्दी पर बात कर लेते हैं, ठंड पर बात कर लेते हैं। ठंड, राजधानी रांची में ठंड कैसी है? पारा लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों को कितनी इससे परेशानियां हो रही है? देखिए, आज ठंड की अगर बात करें तो सुबह सुबह से सूरज महाराज का दर्शन हो चुका है, क्योंकि काफी 2-3 दिनों से सूरज काफी फॉग के आगोश में छिपा हुआ था। लेकिन आज जो हम देख पा रहे हैं, मेरे पीछे जो सूरज की नौसनी आप देख पा रहे हो कि लालिमा निकलती हुई आ रही है, फॉग नहीं है, विजिबिलिटी काफी क्लियर है। 2-3 दिन तक काफी फॉग था। उसके मौसम विभाग ने कहा था कि 20 तारीख के बाद अब अगर फॉग हट जाएगा, धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। देखिए, सुबह सुबह का समय था तो 6-7 डिग्री का टेम्परेचर सुबह सुबह का आसपास था, और जैसे दोपहर होता है तो अभी आज से धूप निखार ले पाएंगे लोग, और धूप के होने के कारण ठंड थोड़ी काफी कम महसूस होगी। लेकिन जैसे जैसे शाम होगी ठंड बढ़ेगी और फिर सुबह सुबह ठंड अभी जैसे मैं लाइव दे रहा हूँ तो अभी काफी ठंड है। जैसे जैसे सूरज की किरणें जैसे से ऊपर तक जाते जाएगी और ठंड कम होते जाएगी, और फिर शाम को फिर ठंड बढ़ेगी। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि सूरज निकल चुका है और इससे काफी राहत लोगों को महसूस हो रहा है, और जो विजिबिलिटी काफी अच्छी है, जिसके कारण फ्लाइटों को लैंडिंग में करने में दिक्कतें नहीं है। लेकिन हाँ, दूर से जो ट्रेनें आ रही है, ट्रेनों काफी डिले चल रही है। चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात कर रहे, उधर उस एरिया में काफी फॉग नजर आ रहा था। उसके कारण काफी ट्रेनें, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें हर दिन की तरह आज भी लेट पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो बताया गया था कि 26 जनवरी के बाद ठंड में थोड़ी सी राहत होगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान लगाया उस तरह से वेदर फोरकास्ट होता है, या फिर जो ठंड है, ठंड की आगोश में फिर राजधानी रांची, क्योंकि रांची का वेदर जैसा होता है कि कभी भी फॉग या कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो हालात है, फॉग नहीं है, सूरज उग चुका है, और जिससे लोगों को काफी राहत है। प्रिया, जरूर धनंजय, लेकिन ठंड की वजह से छोटे बच्चे हैं और जो वयस्क है, खास करके बूढ़े बुजुर्ग जो है, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और स्कूलों की अगर हम बात करें तो लगातार जो है छुट्टी की मांग की जा रही है, क्योंकि इस जो मौसम है इसमें लोगों के बीमार पड़ने की जो संख्या है वो बढ़ती भी नजर आ सकती है, क्योंकि ठंड का मौसम है और जाहिर सी बात है कि ठंड के मौसम में अक्सर ही लोग बीमार पड़ते हैं। देखिए, ठंड का मौसम सबसे ज्यादातर बुजुर्ग और जो वृद्ध व्यक्ति थे उनके लिए काफी दिक्कत होता है, उसको सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है। चाहे और दूसरी बात होती है बच्चों के लिए, बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाना होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको निमोनिया या फिर तमाम जो सर्दी से होने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह होती है कि उनको ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, मोटे, और बुजुर्गों के लिए अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनको गर्माहट शरीर है और बीमारी से निजात पाए। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है उस हिसाब से हॉस्पिटलों में भी मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। और देखिए, ठंड को देखते हुए झारखंड सरकार हो या फिर तमाम सरकारों ने अपने अपने स्कूलों में टाइमिंग का शेड्यूल किया, जिससे बच्चों को राहत तो मिल रही होगा। हालांकि काफी कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से काफी ठंड थी, लेकिन आज से जो मौसम विभाग का अनुमान था कि ठंड में कुछ राहत मिलेगी, और वही देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ठंड है, टेम्परेचर कम है। सुबह सुबह जब मैं सुबह सुबह जब रांची की अगर बात करें तो 8 डिग्री का, 7 डिग्री का टेम्परेचर था। कांके की अगर बात करें तो 5 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता था। लेकिन हाँ, सूरज उगने से थोड़ा राहत महसूस कर रहा है। और हालांकि बुजुर्गों से लोगों ने, प्रशासन ने, सभी लोगों ने आग्रह भी किया था कि वो डॉक्टरों का भी निर्देश था कि उन लोगों को थोड़ा गर्माहट कपड़ा पहना के रखें, ठंडे में सुबह सुबह बाहर नहीं निकलने दिया जाए, ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके और बीमारियों से बचाया जा सके। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि 25-26 जनवरी के बाद ठंडों में काफी निजात मिलने की संभावना बताया गया है। लेकिन अभी का जो हाल है, आज का जो हाल है, काफी राहत भरी लोगों ने सांस ली होगी कि जिस तरह से सूरज निकला है तो काफी सूरज की रोशनी से
ठंड कम लग रही है, हालांकि बुजुर्गों को बचने की अभी भी जरूरत है। वो अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे के आसपास बाहर ना निकले तो बेहतर होगा। अब हम बात कर ले रहे हैं कि राजधानी रांची में आज क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। खासकर ईडी का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से काफी गरमाया हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी अधिकारियों ने पूछताछ तो कर ली, लेकिन उसके बाद जो है ईडी अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि सवाल पूरे नहीं हो पाए हैं और फिर से सीएम उन्हें वक्त दे। और 27 से 31 जनवरी के बीच ईडी अधिकारियों ने सीएम से फिर पूछताछ के लिए वक्त मांगा है। प्रिया, मैं एक एक करके रांची के झारखंड के टॉप 6 खबरें मेरे पास है, मैं एक एक करके दर्शकों को बताता हूँ। पहला, ईडी से संबंधित अपने क्वेश्चन से उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, ईडी ने जब पूछताछ किया था, मुख्यमंत्री आवास जब पहुंचे थे पूछताछ करने के लिए, उसी समय उन्होंने कहा, हमें ईडी अधिकारी से जानकारी मिली थी पूछताछ पूरी नहीं हो पाई। काफी 50 से ज्यादा सवाल थे और सवालों का जवाब पूरी तरीके से पूछताछ नहीं हो पाई थी। जमीन घोटाले मामले को लेकर बरियातू में जो जमीन था उसके मामले को लेकर और आय से अधिक संपत्ति उनके परिवार वालों के स्रोतों की जानकारी लेने के लिए ईडी अधिकारी उनके आवास पहुंचे थे और वो तमाम जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे। बीच में हमने देखा था सीमावास में ईडी अधिकारी पहुंचे थे और फाइल लेके पहुंचे थे और एक्स्ट्रा फाइल जो फिर दूसरे अधिकारी लेके पहुंचे थे उससे पूछताछ करनी थी। लेकिन हालांकि जो जानकारी मिल रही थी कि ईडी अधिकारियों ने जो हमें जानकारी दिया था पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी। बताया जा रहा था तो 1-2 दिन के बाद हो सकता जैसे मैंने पहले बताया था राम जन्मोत्सव के बाद ही उनसे पूछताछ के लिए डेट जारी हो सकता है। देर शाम ईडी ने एक सर्कुलेशन जारी किया, उसमें कहा गया कि 27 से 31 जनवरी के बीच आप पूछताछ के लिए हाजिर हो ईडी कार्यालय, या तो आप जगह फिर बताया था। हो सकता है ईडी अधिकारी मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय ही बुलाया जहां पे पूछताछ हो सके और उस पूरी तमाम मामले जो उनको इनपुट्स मिले थे बड़गा अंचल के जो भानु प्रताप थे कर्मचारी उनके आवास से जो फाइलें मिली थी, इनपुट्स मिले थे, दस्तावेज मिले थे, उनके रिगार्डिंग जो पूछताछ करना था, बरियातू जमीन के मामले में पूछताछ करनी थी, आय के स्रोतों की जानकारी पूछताछ, तमाम 50 ऐसे सवाल थे, क्रॉस क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चनों से उनसे पूछताछ होनी है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ईडी का सम्मान है 27 से 31 जनवरी के बीच उनको पूछताछ के लिए बुलाना। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इसमें भी राजनीतिक तय होना लाजमी है। अब आज देखने की वाली बात होगी जैसे जैसे समय बढ़ेगा राजनीति क्या रूप लेती है, जेएमएम या सरकार के जो विधायक हैं, जेएमएम के जो विधायक उनके द्वारा क्या रिएक्शन आता है, कार्यकर्ताओं का क्या रिएक्शन आता है वो देखने वाले होते हैं। क्योंकि जिस दिन पूछताछ हुई थी वो पूछताछ के दौरान काफी कार्यकर्ता वहां आप पहुंचे थे और नारेबाजी समर्थन में कर रहे थे। अब जब पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया 27 से 31 जनवरी की, उसमें कार्यकर्ता शामिल होते हैं या मुख्यमंत्री आराम से पूछताछ के लिए जाते हैं या फिर मुख्यमंत्री द्वारा आनाकानी या फिर मुख्यमंत्री द्वारा कुछ लेटर भेज के सहयोग या फिर तमाम चीजों को हो सकता है। वो देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री का अगला रूप क्या होता है। अब दूसरी सवाल हम दूसरी खबर की ओर जाएं जो आज झारखंड और राजधानी में हलचल रह सकते। देखिए, शिबू सोरेन और उनके परिवार के द्वारा जो राज्यसभा सांसद है शिबू सोरेन, उनके परिवार के द्वारा लोकपाल के कल सुनवाई हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में निशिकांत दुबे ने 2020 में ये हलफनामा दिया था लोकपाल में कि उनके आय से अधिक संपत्ति है, उनके परिवार वालों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, लोकपाल से शिकायत किया था। हालांकि इस मामले में शिबू सोरेन के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, वहां पे स्टे ऑर्डर भी लग गया था और लास्ट जब सुनवाई हुई थी, ये सुनवाई 20 जो जानकारी मिल रही है कि उसकी सुनवाई 2 सितंबर में पूरी हो चुकी थी 2023 में, लेकिन वो पूरी सुनवाई होने के बाद अपने रोक रखा था कि जो उस पर क्या आदेश होगा। उस आदेश को कल हाईकोर्ट ने रिलीज किया। उसने कहा कि हाईकोर्ट में जो हमने स्टे लगाया था उस स्टे को हटा दिया गया, अब लोकपाल इसमें जांच कर सकता। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले को लेके जेएमएम के द्वारा क्या कहा जाता है। शिबू सोरेन की जो मुश्किलात है वो बढ़ सकती है या फिर हो सकता है शिबू सोरेन के द्वारा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। लेकिन निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए थे उसको एक तरह से उनके बातों को मानते हुए हाईकोर्ट ने जो उनके द्वारा जो दलील दिया गया तो उन तमाम चीजों को देखते हुए स्टे ऑर्डर को हटा दिया। अब लोकपाल उसमें जांच कर पाएगी शिबू सोरेन की संपत्ति और उनके परिवार और की संपत्तियों को लेकर। तीसरी खबर की अगर हम बात करें जो झारखंड के लिए पहली दृष्टि से, जैसे मैंने पहले ही बताया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो पूछताछ हुई थी उस पूछताछ में विस्तारित जो पूछताछ हुई थी, सीआरपीएफ के जवान
पहुंच गए थे उसमें पूरा राजनीतिक पैमाना हड़कंप मच गया था। जेएमएम के द्वारा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से संबोधित करके आरोप लगाते हुए कहा था कि एक हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट में मौजूद था और सीआरपीएफ जवान उनको गिरफ्तार करके ले जाना चाहते थे। इस तरह के आरोप जेएमएम की तरफ से लगाए गए थे। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, देर शाम देखिए गोंदा थाना में एक अंचलाधिकारी के द्वारा एक एफआईआर दर्ज किया गया है। उसमें सीआरपीएफ जेएमएम के कार्यकर्ता और भीम आर्मी के जो अचानक पहुंच गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। कई मामलों में एफआईआर दर्ज किया गया था। उस समय 144 का धारा लगाया गया था। 144 में अब 2 से 2 ज्यादा लोगों के उपस्थिति नहीं हो सकती थी। उस मामले को लेते हुए कल एफआईआर दर्ज कर दिया गया डीआईजी के ऊपर, सीआरपीएफ के डीआईजी के ऊपर, जेएमएम के कार्यकर्ता को, भीम आर्मी के कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कार्यकर्ताओं पे भी गिरफ्तार या फिर नोटिस भेजा जाता है, क्योंकि जेएमएम कार्यकर्ता सरकार में रहते हुए अपने मुख्यमंत्री के लिए वहां पे समर्थन के लिए पहुंचे थे और सीआरपीएफ जवान जिस तरह से पहुंचे थे उसको लेकर राजनीति तेज होगी। बबलम रांडे ने साफ साफ कहा है कि देखिए जो दबाव डालना चाहती है, जो आरोप लगा रहे हैं सीआरपीएफ जवानों के ऊपर, बेबुनियाद है और इसीलिए राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। कल कई राजनीतिक पार्टियों ने इस पे कटाक्ष भी किया था। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी इस मुद्दे को लेकर कहां तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती है। अब तीसरी बात हम बात कर रहे हैं, देखिए चुनाव आने वाला है, 2024 में चुनाव भी है, झारखंड में भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव भी है। तो कल चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। तमाम चीजों को लेकर मतदाता सूची को आप अगर सर्कुलेट उनके वेबसाइट में जारी कर दिया गया, टोल फ्री नंबर में भी जाके, वेबसाइट में जाके, मोबाइल ऐप में जाके अपना चेक कर सकते हैं जो क्या आपका नाम में सही है, जो सुधारा गया था, जो एप्लीकेशन आए थे सभी सुधार के अपलोड भी कर दिया गया है। तो आप अपने वेरीफाई कर सकते हैं। अगर गलत है तो आप उसको शिकायत दर्ज करा के आप अपने नाम या फिर जो भी डिटेल्स है चेक करके उसको सही करा सकते हैं। गलत है तो सही करा सकते हैं। देखिए मतदाताओं की सूची पहली बार जो अभी जो जानकारी 8.56 लाख यानी लगभग 8.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं की सूची झारखंड में बढ़ी है और मतदाताओं की सूची बढ़ने के बाद 2.53 यानी 2.53 करोड़ जनसंख्या हो गई मतदाताओं के झारखंड में। ये मतदाता अब वोट कर पाएंगे, अपने नेता चुन पाएंगे और इसकी सूची सभी राजनीतिक पार्टियों सभी बूथों में भेज दिया गया। वहां पे भी आप बीएलओ से भी अपना डिटेल पता कर सकते हैं। बीएलओ को जहां बीएलओ है वहां से भी आप अपना रेक्टिफाई करवा सकते हैं गलत है। देखिए पुरुषों की अगर बात करें तो 1,29,37,458 मतदाता है। महिलाओं की बात करें तो 1,24,48,225 मतदाता है। ट्रांसजेंडर झारखंड में काफी कम है, तो उनकी डाटा यहाँ पे इतने सर्कुलेट किया गया है। कुछ एरिया में जमशेदपुर, रांची या फिर धनबाद जैसे एरिया में कुछ ट्रांसजेंडर मिले थे, उनके भी डाटा सर्कुलेट। आपने सही कहा कि चुनाव आ रहा है और चुनाव के पहले जो है इस तरह की हलचल होना आम बात है। साथ ही कई ऐसे विषय थे, कई ऐसे मुद्दे थे जिसकी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय आपका। तो आज राजधानी में कौन कौन से मुद्दे गर्म रहेंगे, इस पर हमारे संवाददाता ने आप सभी से जानकारी साझा की है। ठंड को भी बताया कि किस तरह से राजधानी में ठंड बढ़ी हुई है, लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। साथ ही ईडी का भी मामला बताया और इसके साथ ही कल लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में भी जानकारी।